Dear student, once again I welcome you here in this my channel Sachidanand Learning Channel. It is class 11, chapter 4, Landscape of the Soul. नथली ट्रावेरा इसके आथर हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग इस चैप्टर के सारांश को हिंदी में समझेंगे कि है चैप्टर क्या, किस बारे में जिक्र किया गया है। तो स्टूडेंट पिछले जो चैप्टर हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं प्लेलिस्ट का, जा कर के चेक करें और प्रिपरेशन करें। स्टूडेंट जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यह चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द साउल, इसका मतलब स्टूडेंट होता है भूदृश्य का की आत्मा। लैंडस्केप ऑफ द साउल, प्राकृतिक भूदृश्य की जो आत्मा है, यह नथली ट्रावेरा जी की चैप्टर है, जिसमें उन्होंने भूदृश्य के चित्रांकन करने वाले जो चित्रकार हैं, पेंटर हैं, उनका जिक्र की है कि किस प्रकार से वो चित्रकारिता करते हैं। एक नाम है ऊ दाऊजी, जो चीन के चित्रकार थे, और ऊ दाऊजी जो लैंडस्केप है, जो भूदृश्य है, उसका हुबहू चित्र नहीं बनाते। हुबहू चित्र यानी रियल जो फिगर होता है, इमेज, वह नहीं बनाते थे, बल्कि काल्पनिक कहें या उसमें वैचारिकता कहें, कॉन्सेप्चुअल कहें, आप उस फिगर को, उदाऊ जी के फिगर को, चित्र को आप जैसे चाहे वैसे उस विचार से देख सकते हैं। बट ये जो यूरोपियन थे, यूरोपियन जो पेंटर थे, वह रियल कॉपी करते थे लैंडस्केप का, भूदृश्य का, वास्तविक हुबहू चित्र बनाते थे। यही दोनों में अंतर है, इसी बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के प्रारंभ में यह बताया गया है कि जो ऊ दाऊजी नाम का एक प्रसिद्ध चित्रकार है जो चीन का है, वह क्या करता है कि जो वहाँ का जो बादशाह थे, जिनका नाम जुआनजोंग है, इम्पेरर जुआनजोंग, उन्होंने आदेश दिया कि देखो मेरी महल की दीवारों पर तुम सजा दो, चित्रकारी कर दो, चित्र बना दो। तो जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, यह जो ऊ दाऊजी थे, वे उस इम्पेरर के महल की दीवारों पर बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र बनाए, फिगर बनाए। उन दीवारों पर उसने ऊंचे पर्वत बनाया, जंगल बनाया, झरना बनाया, आकाश बनाया, आकाश में तैरते हुए बादल और पहाड़ पर चलते हुए व्यक्ति, उड़ते हुए पक्षियों के चित्र को बनाया। और जैसे ही इन फिगर को वह बादशाह देखता है, अचंभित हो जाता है और बहुत ही उस पेंटर की वाहवाही लुटाता है, काफ़ी उसकी प्रशंसा करता है। इस प्रकार वॉल पेंटिंग किया था वहाँ पर, गुफा और ये वन, इन सब को देख करके काफ़ी दंग रह गया और बेहद खुश हुआ जो इम्पेरर था। इस प्रकार जो ऊ दाऊ जी जो पेंटर था, उसने बादशाह से बोला, आइए महाराज, मैं आपको और दिखाता हूँ, आइए देखिए, मैं इसमें आगे आपको और चीज़ें बताता हूँ। ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के नींव में, दामन में एक गुफा है जहाँ पर एक परी रहती है। फिर वह जो चित्रकार था, उस वाल के सामने जहाँ पर वो फिगर बना रखा था, उसने अपने हाथों से ताली बजाई, और जैसे ही ताली बजाता है उस फिगर पर स्टूडेंट जो गुफा बनाया था उसमें जो दरवाज़ा था, दरवाज़ा खुल गया, और वह जो पेंटर था, वह जो चित्रकार ऊ दाऊ जी था, वह अंदर चला गया। ठीक है, अंदर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था, और जैसे ही अंदर चला गया, पीछे दरवाज़ा बंद हो जाता है, और जो इम्पेरर था वह जा नहीं पाया, और देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वहाँ पर पीछे दरवाज़ा बंद हो गया था, और वह जो पेंटर है फिर गायब हो गया वहाँ से सदा सदा के लिए। साथ ही जो वॉल पेंटिंग किया था, दीवालों पर जो फिगर बनाया था, एक भी चित्र नहीं बचा, सारा का सारा जो चित्र था वह गायब हो गया, नामो निशान नहीं था।
तो इस प्रकार की जो चित्रकारिता होती है, चीन की शिक्षा में इन कहानियों का और ऐसे चित्रों का बड़ा ही महत्व होता है। इसी प्रकार आगे इस चैप्टर में स्टूडेंट बताया गया कि 15वीं सदी में एक एंटवर्प में जो क्विंटन मेट्सिस था, क्विंटन मेट्सिस नाम का एक लोहार रहता था, जो कि बताया गया कि वह एक लोहार की बेटी से, चित्रकार की बेटी से लव करने लगा था, प्रेम करने लगा था। और फिर उसके जो पिता थे इस प्रकार के व्यवसाय वाले को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। तो जिस पेंटर की बेटी से वह प्यार करता था, उसके जो पिता थे यानी कि उस डॉटर की जो पिताजी थे, वो नहीं चाहते थे कि इस बिरादरी का व्यक्ति, इस माने लोहार वाले व्यक्ति से हम अपनी पुत्री का शादी करें। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, वो जो क्विंटन था चुपचाप उस चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया। चित्रकार यानी कि उस डॉटर के पुत्री, डॉटर के पिता के कैमरे में, स्टूडियो में जहाँ पर वो चित्रकारिता करता था, घुस गया, प्रवेश कर गया। इसके बाद वहाँ पर जो उसका जहाँ जिस वाल पर वो पेंटिंग करता था या बोर्ड, तो उस पर एक मक्खी बना दिया, फ्लाई बना दिया। तो जो क्विंटन मेट्सिस था कुछ अपना चाल चला, वहाँ पर एक चित्र बना देता है उसकी अनुपस्थिति में, और जो मक्खी का था हूबहू बड़े ही अच्छे ढंग से बनाया था। और जब उसके पिता आए उस लड़की के, तो उस तितली के चित्र को देख करके वो समझे कि ये हूबहू है, हकीकत में है, और उसको मारने लगे। तो उस तितली को मारने का प्रयास किए, और फिर बाद में उनको पता चला असल क्या चीज़ थी। फिर वह चित्रकार यानी कि लड़की के जो पिताजी थे उसको अपना शिष्य बना लिए, और अपनी पुत्री की शादी उसके साथ आखिरकार में कर ही दिए। और बाद में वह जो क्विंटन मेट्सिस था, प्रसिद्ध चित्रकार बन गया अपने युग का। फिर आगे इस चैप्टर में स्टूडेंट बताया गया है कि जो चीनी लोग होते हैं, वह उनका जो चित्रण होता है लैंडस्केप का, वो हूबहू नहीं होता है, यानी किसी चीज़ का हूबहू रियल वो कॉपी नहीं करते हैं, नकल नहीं करते हैं। जबकि यूरोपियन लोग क्या होते हैं कि कोई भी लैंडस्केप देखेंगे, भूदृश्य देखेंगे, तो उसका नकल करने का प्रयास करते हैं, हूबहू चित्र बनाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था, चीनी लोगों में और यूरोपियन लोगों में। और चीनी लोगों का कोई एक दृष्टिकोण नहीं होता है, कोई एक दृष्टिकोण उनका नहीं होता है, चाहे आप फिगर को किसी भी नज़रिए से देखें। लेकिन ये जो यूरोपियन वासी होते हैं वो सोचते हैं कि हम जैसे जिस हिसाब से बनाए हैं किसी फिगर को, किसी चित्र को, उसी तरह से लोग आके और देखें। तो यूरोपियन लोग रियल कॉपी करते हैं किसी भी लैंडस्केप का। बट चाइनी, उनका कहना था कि आप चाहे जैसे भी जिस तरह से परिभ्रमण करें हमारे फिगर में, हमारे चित्र में, जहाँ से भी जाएं, उन चित्रों के बारे में कुछ भी आप सोचें, आपको कहीं न कहीं से सलूशन मिलेगा। फिर आगे इसमें बताया गया कि ये जो लैंडस्केप होता है, भूदृश्य होता है, वो आंतरिक होता है, आध्यात्मिक भी होता है और वैचारिक क्षेत्र है। यह जो बात थी, एक संसूई थे, उनका यह विचार था कि जो भूदृश्य होता है वो आध्यात्मिक होता है, आंतरिक होता है और वैचारिक होता है। संसूई के अनुसार उन्होंने पर्वत को यंग के नाम से कहा, और जबकि जल को इन के नाम से कहा। ठीक, उनके अनुसार जो पर्वत होता है वो लंबवत होता है, हमेशा आकाश की ओर होता है, धूप में हो चाहे जो भी हो, हमेशा सदैव स्थिर होता है। जबकि जो वाटर होता है, जल होता है, धरती पर विराजमान होता है, लेटा हुआ, क्षैतिज होता है। ये बात संसूई ने बताया। और जो पर्वत होता है और जल होता है, इसके बीच एक गैप होता है, एक रिक्तिका होती है, जिसको शून्य कहा गया। और बताया गया कि शून्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो एक हम एहसास ही करते हैं, फिर बाद में ये निलंबन, इसका जो श्वास का निलंबन होता है शून्य में होता है। इसको आध्यात्मिकता के नज़रिए से बताया गया कि यहीं
यही साधना भी है हम लोगों का, एक प्राणायाम है जिसमें हम श्वास को फिर लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं। फिर आगे इसमें जिक्र किया गया कि जो मानव है, इंसान है, वो आकाश और पृथ्वी के बीच एक संचार करता है, संचार का एक चैनल है। और मानव को बताया गया जो मनुष्य है वो भूदृश्य का एक आई है, आँख है। सो स्टूडेंट, थैंक यू। अगले चैप्टर में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर की तरफ चलेंगे।